नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे नाइट कर्फ्यू के हवाले से आ रही बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि कल ही उपराज्यपाल की तरफ से यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है कि किस तरह से नाइट कर्फ्यू 8 जिलों के अंदर चलाया जाएगा। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 8 जिलों में आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसी की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया। और इसमें अहम बात यहां पर यह है कि पहले भी जब 2020 में मार्च में यहां पर कोरोना ने पैर पसारे थे, उस वक्त भी प्रशासन की तरफ से संजीदगी बरतते हुए ही काम किया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहां पर संजीदगी और सतर्कता बरतने की कोशिश की गई है। एलजी के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, देर रात से ही सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई थी कि किस तरह से नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन यहां आपको यह भी बताते चले कि 8 जिले यानी जम्मू, उधमपुर, कठुआ, अवंतीपुरा और उसके साथ ही साथ अनंतनाग, कुपवाड़ा और कई ऐसे जिला हैं जिसमें पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाने की कोशिश की गई है। 8 जिलों को रखा गया है महज, और 12 जिलों को इससे अभी वंचित रखा गया है, क्योंकि वहां पर अभी कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है। जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में भी ज्यादातर मामले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 555 मामले अभी तक जम्मू के अंदर से सामने आ चुके हैं और 280 मामले कश्मीर संभाग से भी सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे हम कश्मीर का ही, क्योंकि कश्मीर से भी 280 मामले जो है वो देखने को मिले हैं। और सबसे पहले आज हमें सनम एजाज हमारे सहयोगी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। कोविड केसेस की तादाद पिछले 24 घंटों में और कश्मीर में भी ये तादाद 800 से ऊपर। साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर में 800 से ऊपर की तादाद सबको हिलाने के लिए काफ़ी है। और इस सारे के बीच में कोविड के पॉजिटिव केसेस या दूसरी लहर का एक जमावड़ा, और इस जमावड़े से निकलने के लिए उपाय, आवाम के लिए मसाइल और मुश्किलात। लेकिन आवाम के लिए सरकार के इकदामात में जहां नाइट कर्फ्यू पर भी सवाल उठ रहे हैं, और सरकार ने जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, उस पर आवाम की तरफ से तनकीद भी की जा रही है। और अवामी हलकों से यही पूछा जा रहा है कि आखिर रात को जब नाइट लाइफ है नहीं कश्मीर में, तो ये खाना पूरी किस लिए। बुनियादी मसाइल तो ज़मीन पे हैं, दिन के वक्त हैं, और दिन के वक्त के लिए इकदाम उठाने, और उन इकदाम में सबसे पहले गैदरिंग्स को के साथ साथ सरकार से लेकर प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो कुछ भी सूरत है उस पर भी सवाल उठाते हुए पूछा जा रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग है नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो पुरानी कहानी थी। तो फिर उस सारे के बीच में मास्क भी बहुत सी जगहों पे नहीं लगाई जाती है, तो फिर इकदाम ज़मीन पे उठाने। लेकिन बहुत से मामला थे जिन पे सरकार को घेरे में लिया जा रहा है, और सरकार को घेरे में लेते हुए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इकदाम उठाने हैं तो सही उठाने। इस सारे के बीच में एक और खबर भी आ रही है। महबूबा मुफ्ती की मदर यानी वालिदा 15 तारीख को उन्हें ईडी दफ्तर श्रीनगर में पहुंचने के अहकाम दिए गए, और कल शाम को जारी किए गए नोटिस पर भी कई तरह से अवामी हलकों में और ख़ासतौर पर PDP हलकों में सवाल उठाते हुए पूछा जा रहा है कि बुजुर्ग खातून जिसको सियासत। चलिए अब आपको स्पोर्ट्स काउंसिल के हवाले से भी खबर से रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि खेलकूद को मद्देनजर रखते हुए भी सरकार की तरफ से उम्दा कदम जो है वो श्रीनगर के अंदर भी उठाए गए हैं, जम्मू के अंदर भी उठाए गए हैं। लेकिन श्रीनगर के अंदर क्या सूरत हाल है वो देखिए। श्रीनगर शहर और आउटस्कर्ट्स में मैदान बनाने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल के पास क्या पॉलिसी है, और क्या पैसा हमारे पास है कि सरकारी लैंड जो है उसको ट्रांसफ़र करके खेलकूद के लिए या मल्टी स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। कितना ही हम डिपेंडेंट रहें गिंदुन और चंद स्टेडियमों तक। पोलो व्यू में एक स्टेडियम तामीर किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनाग्रेट किया। काफ़ी मल्टीपर्पज़ इंडोर गेम्स चले। फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से हमारी गाइडलाइंस बता रहे हैं कि ये गेम्स फ़िलहाल रोक दी गई हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जब कोविड गाइडलाइंस आई तो किस तरह के ये जो इंडोर मुकाबले वगैरह होंगे या टूर्नामेंट फ़िलहाल बंद होंगे? अभी वही सिर्फ टूर्नामेंट्स होंगे जिनमें कॉन्टैक्ट ज़रूरत नहीं है, जैसे आपका क्रिकेट है, आपका फुटबॉल है, बाकी है जिसमें ये है। सी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विज़ कोविड की गाइडलाइंस हमें बनाने पड़ेंगे। हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें फिजिकल कांटेक्ट करता है एक प्लेयर दूसरे को, वो भी फिलहाल हमने बंद किया। आउटसाइड स्पोर्ट्स जो है वो खुले हैं। जहाँ से आपने हवाला दिया अबाउट आइडेंटिफाइंग लैंड एंड एवरीथिंग, सी गवर्नमेंट पॉलिसी इस वक्त ये है, गवर्नमेंट की बहुत ही इस वक्त खास्टेड इम्पेटस है कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फील्ड है, आपने जिक्र किया डाउनटाउन में काफ़ी हमारे फील्ड है जिनको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं।
आपके वसादत से मैंने अभी प्लेयर से भी बात की, बाकी जगह से बात की, जहाँ जहाँ हमारे पास लैंड है, जो गवर्नमेंट लैंड है, उसको आइडेंटिफाई करें, ताकि हम हर जगह देखिए, जो जहाँ से खेल का तवाला, गिंदुन और ये पोलो व्यू भी तो नहीं शहर है जी। अभी डाउनटाउन में आपके इतने हैं, हमारे जो ज़्यादातर जो प्लेयर्स है डाउनटाउन से वाबस्ता रखते हैं, यहाँ से नटीपोरा से है, यहाँ से हमारे HMT साइड से है, रंगरेट साइड से है, वहाँ से हमारा ये दारा निशात है, यहाँ से ज़कुरा है, जहाँ जहाँ हमारा होगा कि लैंड चंक अवेलेबल होगा, उसमें इस वक्त गवर्नमेंट पॉलिसी है, हम आइडेंटिफाई करके जो काफ़ी केसेस है, जैसे रंगरेट स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसके बाद पातशाही बाग का है, ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड्स में आप बैठे हों, इतना खूबसूरत मैदान है, लेकिन फील्ड कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। जो कहा जाता है बाद में फाइलों में काफ़ी टाइम गुजर जाता है और वो यूथ बिखर पे वापस आ जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, एक निज़ाम होता है, तजम्मुल, यू अंडरस्टैंड दैट। कोई जब ज़मीन होती है, वो चाहे गवर्नमेंट की है, एक डिपार्टमेंट की होती है, दूसरी डिपार्टमेंट, उसको आइडेंटिफाई करके लैंड का म्यूटेशन निकालना पड़ता है, उसको ट्रांसफ़र करना, इसमें लिटिल टाइम लगता है और ऑब्जेक्शंस भी कहीं से भी आते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे लिम्बो में पड़े हुए हैं कि जी उसमें कोर्ट केस है, वो ज़मीन उसकी है, इसकी, हम उस गवर्नमेंट उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप एक बहुत कीन स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, स्पोर्ट्स प्रमोशन फंक्शंस में मैंने आपको देखा, ये आपका भी एक बड़ा रोल बनता है गवर्नमेंट को वक्तन फ़वक्तन याद दिलाही देने का, हमारे गाइडिंग फोर्स बन के हमारे आप आँख और कान हैं फील्ड में, आप हमें दिखाते जाएं, फील्ड आइडेंटिफाई करते जाएं, हम गवर्नमेंट के पास स्कीम्स लेके जाएंगे और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर फैसिलिटी लगाने की। मैम, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि वेमेन कोच को फ़िलहाल जो गिंदन पार्क के पहले स्पोर्ट्स फील्ड में पोलो में करती थी, काफ़ी मामला उस पर चले। गवर्नमेंट का क्या वजह है उस पर कि प्रोफेशनल कोच और शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स आप उनको प्रमोट करेंगे और बाहर भेजने में मदद करेंगे? हम उनको भी देखिए, हम गवर्नमेंट किसी को ना बाहर निकालती है ना अंदर करती है। गवर्नमेंट का एक काम होता है, एक रेगुलेटिंग बॉडी है, स्पोर्ट्स काउंसिल इज़ अ रेगुलेटिंग बॉडी, ऑलराइट। हम आइडेंटिफाई करते हैं कोचेज़ को, उनकी NIA सर्टिफिकेट्स होती है और डिफरेंट स्कीम्स में उनको लगाते हैं काम पे। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने किसी को बाहर निकाल दिया, लाइए एक दायरे में लाइए, किसी के पास पैसे नहीं है कोचिंग करवाने के लिए, गवर्नमेंट की इस वक्त स्कीम है, हम हैंड होल्डिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करिए ऐसे जो बहुत ही टैलेंटेड कोचेड है, लेकिन सिखाने का उनके पास लाइसेंस नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट। इस वक्त गवर्नमेंट क्या है बताइए मुझे, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, हम उनकी मदद करके बाहर भेजेंगे, लेकिन हम सिखाएंगे बच्चे को, ट्रेनिंग बच्चे से है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो रिकॉग्नाइज्ड है ना। कल को हमारे पास कोई पेरेंट ना आए कहें कि ये जब सब चल रहा था मामला तब आपने क्यों नहीं स्टॉप कराया, तो ऐसा हम अब होने नहीं देंगे। दिस हैज टू बी रेगुलेटेड। आखिरी सवाल होगा कि खेलो इंडिया के बाद अब क्या प्रोग्राम है स्पोर्ट्स काउंसिल के पास, खासकर ताज़ा डेट में? ताज़ा डेट में हमारा परसों यहाँ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खेलो इंडिया स्कीम के तहत वो आइडेंटिफाई हो चुका है। हमारा वाटर स्पोर्ट्स में कोचिंग नो इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ देश भर से या देश के बाहर से भी लोग आएंगे और ट्रेनिंग ले लेंगे। मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत ही टैलेंट है हमारे वाटर स्पोर्ट्स में। पिछले 3 साल के आप मेडल अगर कंपेयर करेंगे, कितने नेशनल और इंटरनेशनल उन्हें दिए हैं। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि लोगों और पुलिस के बीच में गर्मागर्मी हो गई और जाहिर तौर पर पुलिस की तरफ से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी इरशाद भट्ट दे रहे हैं, देखिए। जिस टाइम इसका काम लगा उस टाइम इंतजामिया वाला कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था, ना कोई ना ही जो आवाम थी यहाँ की, उस आवाम को भी कोई इतला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। गुंडागर्दी से हम रोड इधर से उनको नहीं लेने देंगे। अगर डिपार्टमेंट कोई बात करता है, कोई मुद्दा रखता है, उस मुद्दे पे आके जिस तरह हमारे सरपंच साहब ने बात की कि नीचे से बरादरी के 100 घरों को फायदा हो रहा है, अगर उस तरह रोड निकलता है तो पूरी बरादरी विलिंग है। अब एक घर के लिए पूरी 100 घरों को मत कत्ल करेंगे। और हमारी डिमांड है, हमारे 4 आदमी इन्होंने बंद किए पिछले कम से कम जिस दिन इधर हंगामा हुआ है वो हफ्ते से बंद है अंदर, ना हमें किसी से मुलाकात दी जा रही है। और साथ में हमें 32 आदमियों पर इन्होंने ऑलरेडी FIR लगा के रखा हुआ है। हमें उड़ी जाना भी दुश्वार करके रखा है डिपार्टमेंट वालों। वो किससे, वो दबाव से, किस लोगों के, इन बड़े लोगों के दबाव की वजह से। पीछे से रोड होना चाहिए, वहां से होगा 100 घर को फायदा होगा। ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट है, 5 साल से इसका यही मामला चल रहा है, हमारा केस भी चल रहा है। परसों जब यहाँ पुलिस आई तो वो जो हमारे जिम्मेदार थे उनको कहा कि भाई आप इधर साइड में आ जाओ, उनको गाड़ी में बिठाया और लेके चले गए। उसके बाद उनके ऊपर FIR लॉन्च हो गया है।
वो उनके घर वाले, उसके बाद उनके घर वाले बच्चे छोटे वो भी और रो रहे हैं। चाह के एडमिट कितने दिन थाने भी बंद, असते बच्चे कर दिन पिया पकार सर खाने के लिए खाने जो का रोज ही नहीं बन नहीं रहा, 4 कटी शीशे से बेच के असते बच्चे न खाने भी बंद, फिर उससे बजाय ये बच्चे जिते गए थे असि केड़े अल्लाह कोल के कदे गवर्नमेंट एक पासे टुर दी है, अगर गवर्नमेंट एक पासे टुर दी है असा को राह दे रही देवे, असा बच्चे को राह दे रही देवे, उन्हें को देवे बच्चा रोंदा एक पासे के दो पासे पापा कहाँ है? पापा उड़ी की उड़ी गया है। चलो खाने बांधे बच्चा बच्चे बच्चे अंदर बांधे तुसी दसो तुसा को हमारे पापा को इन्होंने हमारे पापा को इन्होंने बिना मत पकड़ खड़े थे, के पकड़ लिया। एक पासे हम 4 दिन से भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है, हमें कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है। हमारे पापा को इन्होंने बिना वजह ले गए। चलो तो अभी जो हम ये रोड देख रहे हैं ये है दक्खन गनाई मोहल्ला टू गरकोट गनाई मोहल्ला, 4 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो इसमें बदकिस्मती से एक तनाज़ा पैदा हो गया है लोगों के दरमियान, तो उसको हम देखने के लिए यहाँ आए थे और उसमें हमने देखा रहे कि पूरा पार तक और वापस भी वहाँ से आ गए। दोनों पार्टीज़ को सुना हमने, दोनों मोहल्ले वालों को, आगे कलर वालों से भी बात की और इंजीनियर्स हमारे साथ, उनका DPR भी हमने मद्देनज़र रखा। तो वो भी देख रहे हैं इसमें, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ ताउन करेंगे क्योंकि ये इनके इज्तिमाई मुफाद की बात है। तो रहेगी अवाम उन्नास से कि वो कोऑपरेट करे डिपार्टमेंट के साथ और रोड को बनने में हमारी मदद करें। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा हम दे पाते हैं मिल्कियत ज़मीन के लिए, जहाँ जहाँ मिल्कियती रकबा अलाइनमेंट के अंदर आता है उसको हम तहत ज़ाब्ता मुआवजा देते हैं, कंपनसेट देते हैं। PMGSY की ये रोड है उसमें। अब जहाँ पे सरकारी ज़मीन है या घास चराई है तो उसमें हम मुआवजा नहीं दे पाते हैं। हम शुमाली कश्मीर के सरहद इलाके उड़ी की बात करें, उड़ी से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे जो नामला का इलाका है, यहाँ पे कई महीनों से लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए पिछली दफ़ा यहाँ पे जो है क्लैशेस भी हुए पुलिस और लोगों के दरमियान, उसमें काफ़ी लोग जो है ज़ख्मी हो गए। फिर बाद में जो है कुछ लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया। आज फिर से इन नामला के लोगों ने एहतजाज किया पुलिस के खिलाफ, चाहे ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ। इनका यही कहना है कि ये जो लैंड डिस्प्यूट है इसको जल्द से जल्द हल करें ताकि इन लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। अगर हम इस नामला की बात करें, नामला से जो अपर जो बेल्ट है वहाँ से ये रोड निकाला जाता है PMGSY के तहत। हालांकि अगरचे हम इस रोड के हवाले से बात करें, ये 4 किलोमीटर से ज़्यादा है और लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ से ये रोड निकाला जाएगा तो हमें काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि जो DPR पिछली दफ़ा बनाया गया था ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ PMGSY ने वो सही तरीके से नहीं बनाया। बल्कि रिहाइश पजीर लोगों का ये कहना है कि इस रोड से तकरीबन 400 फीट नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे तकरीबन 150 से ज़्यादा चूल्हे हैं। अगर वहाँ से ये रोड निकाला जाएगा तो हमें उससे काफ़ी फ़ायदा आएगा। रिहाइश पजीर लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ PMGSY महकमे के खिलाफ, और इनका यही कहना है कि हमारे जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। हालांकि हम इंतज़ामिया और पुलिस से यही मुतालबा करते हैं कि हमें उन बच्चों को छोड़ें। और दूसरा मामला ये है रोड का मामला, इसको जल्द से जल्द हल करें ताकि रिहाइश पजीर लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। फिलहाल मंजूर शेख के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको पट्टन का भी रुख करा देते हैं। पट्टन के अंदर भी SDM कार्यालय में बैठक का दौर शुरू कर दिया गया, क्योंकि मास्क नहीं पहनने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इसी को लेकर मंथन भी किया गया। राही निसार अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। इंक्रीज हो रहे हैं कोविड के केसेस, उसके हवाले से हम लोग यहाँ पे आपकी वसादत से लोगों से अपील करेंगे कि मेहरबानी करके जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फेस मास्क है वो क्राउडेड प्लेसेस पे लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें।
और जो हम लोगों ने यहाँ पे पूरी कंट्री में जो वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है, उसी के चलते यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया। मेरी दरख्वास्त है उन हजरात से जो 60 अबव है या 45 से 60 तक है विद सम कोमॉर्बिडिटीज़, उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स जो है वो इंक्रीज़ किए हुए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप आए और अपना वैक्सीनेशन शॉट जो है वो ले लें ताकि आप इस मोहलिक बीमारी से दूर रहें। जबकि सेफ्टी की ताल्लुक की बात करें, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस वैक्सीन ले लिया, हम सब ने यहाँ पे वैक्सीन ले लिया, मैंने ले लिया, हमारे डीसी ने ले लिया, सब ने यहाँ पे वैक्सीन लिया एंड इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। आपकी वसादत से यहाँ पे लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द अपना जो है वैक्सीन कराएं। जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पटन सब डिवीज़न में, वहाँ पे अपने वैक्सीन करवाएं ताकि जो हम कलेक्टिवली इस मोहलिक बीमारी से जो है वो हम दूर रह सके और हमें यहाँ पे जो वापस हम पीछे चले जा रहे हैं कि अगर हमारे केसेस इंक्रीज़ हो, हमारी इकॉनमी, हमारे स्कूल्स एंड बाकी चीज़ें वो बंद हो ना हो, इसके लिए हम सबको एक अच्छे सोशल सेटअप में रहने के लिए एक अच्छे बाशिंदे की तरह इसका ज़रूर कोविड वैक्सीन करवाना चाहिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला सांबा का, और जिला सांबा से भी यहां पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से काफी नुकसान किसानों का हुआ है, उनकी फसल बर्बाद हो गई है। क्यों आखिर इस तरह से घटनाएं वहां पर देखने को मिली हैं, ऋषि खजूरिया पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। हम इस समय सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के गांव खानपुर कैंप में मौजूद हैं और यहां आने का मकसद ये था कि यहां किसानों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। किसानों की लगभग 61 कनाल के आसपास ज़मीन जलकर राख हो चुकी है, यानी गेहूं के खेत खलियान पूरी तरह से जल चुके हैं, राख हो चुके हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से गेहूं की फसल की कटाई का समय पूरी तरह से नज़दीक था, 2-3 दिन के बाद यहां पर गेहूं की फसल की कटाई होनी थी, लेकिन उससे पहले कुदरती कहर यहां पर ढह चुका है और किसानों की लगभग 61 कनाल के आसपास जो गेहूं की फसल थी वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। और जो कारण हमें पता चल पाया है, ये पीछे जो बिजली की तारें आप देख रही हैं, ये पोल आप जो बिजली के देख रहे हैं, यहाँ पता चला है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, तारें आपस में जुड़ी हैं। उसके बाद स्पार्क होने के कारण जो स्पार्क नीचे इन खेतों में गिरा, उसके बाद ये जो गेहूं की फसल है इसने आग पकड़ी और आग पकड़ने के बाद जैसे जैसे हवा का रुख बदलता गया वैसे वैसे खेत आग की चपेट में पूरी तरह से आ गए और आज किसानों की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। किसान काफ़ी ज़्यादा दुखी है, आहत है। जो किसान खेती बाड़ी पर डिपेंड रहता है वो पूरा साल खेती बाड़ी करता है, अपने परिवार का गुजारा करता है, बच्चे इसी तरह से पाले जाते हैं। किसान आज दुखी है क्योंकि किसान की मेहनत पर पानी फिरा है। कितना नुकसान किसानों को हुआ है, मैं किसानों से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम केवल कृष्ण है। नमस्कार। कितना नुकसान आपको, ये जो आग लगी है कल आप बताया जा रहा है, कितना नुकसान है, कितनी तकलीफ होती है जब फसल कटाई पर आ जाती है और इस तरह से ये वाकया पेश आ जाए तो कितना नुकसान होता है? सर नुकसान की जो यहाँ पे बात है, हमारा कम से कम भी कोई 65 कनाल जगह, मतलब यानी कि 8.5 किले जगह हमारी जो नुकसान हुई है यहाँ पे। दुखी की बात यह है कि जो हमारी इस टाइम पूरी 6 महीने की साल की सेवा अपनी जो भी मेहनत यहाँ पे होती है हमारी, आप टोटल आज 10-11 तारीख हो चुकी है, 15 को हमने यहाँ पे कटाई कर लेनी थी। 4-5 दिन के लिए हमें यही थी कि 4-5 दिन के लिए हम अपना दाना घर पे ले जाएंगे और अपना सर्कल आगे चलाएंगे। मेरी कम से कम यहाँ पे 15 कनाल जगह और मेरे ताया जी के बेटे की 14 कनाल जगह है। टोटल हमारा कोई 65.5 कनाल रखवा यहाँ पे। कुछ वहाँ यहाँ वो भी है जो सिर्फ 2-2 कनाल पे डिपेंड है यहाँ पे। जो मेरा पड़ोसी है इसके बेचारे की टोटल 10 कनाल ज़मीन है और इसके बाद थी भी नहीं कहीं भी, खाना पीना सब यहीं पर उसका था। तो आप देख लो ये जो भी हुआ हमारा ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। ये कल 3:30 बजे यहाँ पे आग लगी हमारी और हमने यहाँ पे फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो फायर ब्रिगेड वाले तो कम से कम भी 2.5-3 घंटे बाद पहुँचे यहाँ पे। तब तक तो बिल्कुल सफाया हो चुका था। लोगों ने अपनी मेहनत से ट्रैक्टर ट्राली जो भी अपना सर्कल बना पानी से लोगों ने, हमारे कौलपुर गांव साथ में पड़ता है, एक गांव पूरा गांव यहाँ पे आ गया और हमारा खानपुर कैंप पड़ता है, पूरा गांव यहाँ पे आ गया। छोटे छोटे बच्चे अपना जो भी उनके पास था लोगों ने आगे इनको, हमें ये नहीं कि जो हमारी जो सड़क तो सड़ गई, हम ये चाहते हैं कि आगे किसी और गरीब का नुकसान ना हो। अधिकारियों की बात करें तो ग्राउंड में एक भी अधिकारी नहीं आया। मेरे बात किसी को बुरा लगे तो वो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ग्राउंड रियलिटी किसी ने नहीं देखी, वो सिर्फ अपनी गाड़ियों में बैठ के या किसी के घर बैठ के उन्होंने नोट किया। ग्राउंड में किसान को पता है कि मेरी ज़मीन में मिट्टी किस कलर की है। अधिकारी वो ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के बात करके लिख के दे देंगे, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्या अपील आप करना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से?
अपील ये करना चाहता हूँ कि आज दिन तक स्टेप कोई उठाया नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैम से मैं स्टेप बात करना चाहता हूँ कि ऐसा स्टेप उठाया जाए। आग आए दिन लगती है, जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनका एंड ऑफ द टाइम ये जवाब रहता है कि हम खेतों में नहीं जा सकते, खेतों में आ नहीं सकते, तो उस फायर ब्रिगेड का हमें बेनिफिट भी कोई नहीं है, क्योंकि खेतों में रोड तो है नहीं। कुछ उस तरह से गाड़ियाँ हो, या कल लोगों ने छोटे छोटे बच्चे फीमेल सूखी हुई कनक के बीच में जिन्होंने कनक बुझाई है वो जान जोखिम में डाली है। सीरियसली अगर आग हवा ज़्यादा होती तो अपनी जान भी बचाना उन बच्चों के लिए मुश्किल था। लोगों ने अपने हाथों से कई से बाल्टी से पानी से पत्ते तोड़कर जिस तरह से हो सकता था, यहाँ कोई तादाद 400-500 के करीब थी, अगर बुझ पाई, नहीं तो शायद ये इलाका तबाह हो जाता। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिनका नुकसान हुआ है उन्हें एक जायज़ मुआवजा मिले, ताकि वो परिवार दुखी हैं उनके बीच में खुशी की लहर आए। जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आए कि यस इन्हें कुछ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको बता दूं, ये मंजर है, ये आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख रहे हैं, और यहाँ किसानों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई चाहता है किसान। और हम जिला प्रशासन सांबा से अपील करते हैं, डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी से अपील करते हैं कि खानपुर कैंप के इन किसानों को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाए, ताकि वो अपने परिवार का गुजारा कर पाएँ, क्योंकि किसान इसी खेती बाड़ी पर डिपेंड रहता है। और जिस तरह से नुकसान हुआ है तो किसान की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिरा है। लेकिन यहाँ बिजली विभाग को भी चाहिए कि पोल की जो है रिपेयरिंग की जाए। बिजली के जो खंभे आप देख रहे हैं, यहाँ तारे जो वो पूरी तरह से खराब होने की कगार पर आई हैं, और इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, और ये खेत खलिहान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। खानपुर कैंप में लगभग 65 कैनाल के आसपास जो गेहूं की फसल थी वो तबाह हो चुकी है, और अगर हवा का रुख और तेज़ होता तो शायद जो खेत आप देख रहे हैं ये भी जलकर पूरी तरह से राख हो जाते। तो उम्मीद है कि प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान लेगा और किसानों को यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मुआवजा देगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए। कठुआ पुलिस के मड़ीन चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को कठुआ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गत 31 मार्च को मड़ीन चौकी प्रभारी, जो कि मड़ीन चौकी के करीब ही नाका लगाए हुए थे, इसी दौरान पशु तस्करों की एक गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी थी, जिनकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और घायल अवस्था में उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ लाया गया था, जहाँ से उन्हें बेहतर उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट कर दिया था। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। जिला पुलिस प्रमुख आरसी कोतवाल ने विभिन्न टीमों का गठन किया था उन आरोपियों की धरपकड़ के लिए जो आरोपी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। आपको बता दें 31 मार्च की देर रात कठुआ पुलिस ने उस गाड़ी को बरामद कर लिया था, जिस गाड़ी से सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा को टक्कर मारी गई थी। उस गाड़ी में मवेशियों को भी बरामद कर लिया था, जिनको कठुआ पुलिस ने वहां पर मुक्त करवा दिया है। दोनों आरोपी जो हैं राजबाग पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये दोनों आरोपी जो हैं पहले भी मवेशी तस्करी की वारदातों में शामिल रहे हैं, और कठुआ पुलिस का कहना है कि पुलिस नशे का एंगल भी देख रही है कि क्या ये लोग, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये लोग नशे की तस्करी भी करते थे, पुलिस इस एंगल की भी खंगाल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी कठुआ पुलिस के हाथ कि कठुआ पुलिस ने एसआई विकास शर्मा को पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। बात करेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले से। आज एंटी करप्शन ब्यूरो संभल पीडी डिवीजन आए और यहाँ पे जो है कुछ दस्तावेज देखे गए और यहाँ पे जो है नॉर्मल चेकिंग की गई है। और जब हम यहाँ पे आए और हमने भी जो है इस खबर पे पूरी नज़र रखी, और यहाँ पे जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के कई आला अफसर्स आए और तकरीबन 3-4 घंटे जो यहाँ पे अंदर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो जारी थी। लेकिन बताया जा रहा था यहाँ पे TDL जो एम्प्लॉयज़ लगाए गए हैं वो कैसे लगाए हैं, क्यों हैं। लेकिन जब हमने कैमरा जब क्लोजिंग पे था तो यहाँ के जो आला अधिकारी थे उन्होंने बताया है कि ये कोई रेड नहीं है, ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है किसी केस के रिगार्डिंग। ये TRP बढ़ाने ये वो हमें क्लास देने लगे और बताया जा रहा है कि TRP के खातिर आप रेड या कुछ और ना लिखिए, ये एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन जारी थी। कुछ हमारा यहाँ हमने उसको बताया था कि आप ऑफिशियली एक हमें जो बाइट हैं वो दे दीजिएगा, लेकिन उन्होंने इस बात पे इनकार किया है। बाइट देने पे कोई राज़ी नहीं हुआ, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया गया है कि आप जो खबर है प्रोफेशनली कीजिएगा, वो तो हमारा फर्ज भी बनता है प्रोफेशनली टैकल करना। लेकिन ये जो यहाँ पे 3-4 घंटे रेड चली, इस पर देखना बात होगी क्या एंटी करप्शन ब्यूरो इस पे कोई प्रेस रिलीज जारी करेगा या ऐसी जो है खाता बंद ही करेंगे। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए संभल मांडीपुरा से ज़हूर अहमद।
चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे। जम्मू से अनिल क्या कुछ पूरी अपडेट दे रहे हैं वो बताते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी पूरी तरह से अपनी कवायद बुनती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि अपनी पार्टी के सदर जो कि अल्ताफ बुखारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्टेटहुड के दर्जे को वो लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने ये अपना एक स्टैंड जो है वो पूरी तरह से कड़ा किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आज खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल ने। उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कोरोना को लेकर बातचीत हुई है या फिर स्टेटहुड को लेकर, देख लीजिए। देखिए, जहां तक नाइट कर्फ्यू का ताल्लुक है, सरकार ने कुछ सोच के लगाया होगा। अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस बीमारी का कंट्रोल रहे। प्रिकॉशन इज बेटर देन। लेकिन दोहरे मापदंड नहीं है देश में जी। देखिए, दोहरे मापदंड ये तो बहुत छोटी सी बात है। हम तो वैसे ही दोहरे मापदंड देखते हैं। लखनपुर से इस साइड एक कानून है। हमने तो पूरे 1.5 साल से यहाँ देखा कि जो भी अंदर लखनपुर से आया उसको टेस्ट हुआ, लेकिन अच्छा ही है, कंट्रोल तो हुआ, वरना बाहर तो कहीं टेस्ट नहीं हो रहा था। चलिए, खुदा करे पूरे मुल्क में बीमारी कंट्रोल में आ जाए। आपसे सवाल रहेगा, आप प्रधानमंत्री से 2 बार मिलके आए हैं, क्या लगता है कि स्टेटहुड का बिल्कुल इंशाल्लाह अपनी पार्टी जरूर इसको फॉलो करेगी। ये कोर एजेंडा है, इंशाल्लाह जरूर वापस लाएंगे। क्या लगता है आतंकवाद खात्मा जारी है, क्या कहेंगे जी? आतंकवाद का जो है खात्मा जारी है कश्मीर के अंदर, जो क्या लगता है कितनी बड़ी कार्रवाई है और कितनी जल्द है? सिक्योरिटी फोर्सेस एक अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप देखते रहिए कार्यक्रम।